हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, आप सभी को पता है गवर्नमेंट स्कीम से आपके पेपर में सवाल आते ही आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट स्कीम को इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे जो कवर करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर देख रहे होंगे। और आप सभी को पता है ये जो हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, सभी को ध्यान में रख के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पर ये जो स्कीम है, ये जो टॉपिक हैं, इनको कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो लेक्चर का कंटेंट रहेगा ये आप सभी को पता ही होगा, बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर एसएससी एग्जाम्स पर बेस्ड है। तो आप ये इंश्योर हो सकते हो कि यहाँ से बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर लेक्चर शुरू कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहली स्कीम है वो है यहाँ पर पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हम लगभग जो स्कीम पढ़ने वाले हैं 45 के समथिंग है स्कीम। ठीक है। और आपके पेपर में आप ये इंश्योर हो जाइए कि यहाँ के अलावा आपके पेपर में स्कीम नहीं आएंगी। और एक स्कीम करंट अफेयर का भी पार्ट होता है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई होती है। तो जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम करंट अफेयर का जो सेक्शन है गवर्नमेंट स्कीम का, जो डिफरेंट स्टेट्स लॉन्च करती हैं, तो वो हम करंट अफेयर वाले सेक्शन में उसको कवर करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर ये हिंदी में लिखा हुआ है, इधर ये कंप्लीट इंग्लिश में, और ये सेम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, आई होप कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखो, जो आपको मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डेट लिखी है, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट डेट भी पेपर में पूछी जाती है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ईयर तो याद कर लेना। ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट डेट याद कर सकते हो तो डेट कर लेना। 90% केस में आपसे ईयर पूछी जाती है और 10% केस में ऐसा होता है कि आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है। लेकिन देखो, एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ली गई और अगर आपको 2015 पता है, अगर वहाँ पर 2015 दो ऑप्शन में हुआ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर 2015 2016 और उसके आगे कोई डेट दे रखी है तो आप, हाँ, 2015 के साथ जो डेट दे रखी होगी उसके साथ ही जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, 9 मई 2015 कोलकाता से इसका लॉन्च हुआ था। कहाँ से हुआ था ये इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना है क्या, वो समझना जरूरी है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, दुर्घटना बीमा है आपका यहाँ पर। अभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या है, आपकी डेथ हो जाती है, सॉरी मतलब किसी की अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसएबिलिटी हो जाती है किसी इंसान को, तो अगर वो ये इंश्योरेंस कराता है, ये योजना में जुड़ता है, तो अगर डेथ होती है या परमानेंट डिसएबिलिटी होती है तो आपको जो जिसकी जिसकी डेथ होगी उसके घर वालों को, जो जिसको वो नॉमिनी बनाएगा, या परमानेंट डिसेबिलिटी हुई तो उन्हीं को 2 लाख रुपए यहाँ पर सरकार के द्वारा मिलेगा। यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक हाथ कट गया या एक पैर खराब हो गया, मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है, जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो है 18 to 70 ईयर। ठीक है। ये सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो इसका एनुअल प्रीमियम जाएगा, कहने का मतलब है अगर कोई इंसान इस स्कीम से जुड़ना चाहे, इस योजना से जुड़ना चाहे, तो उसे 20 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे। और ये बेसिकली आपके बैंक से कनेक्ट हो जाता है, तो हमेशा ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाते हैं आपके पैसे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर साल जमा करने, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अब पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। ठीक है। तो ये है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको ये स्कीम में जुड़ना चाहिए, तो ज़रूर मतलब उनकी हेल्प करो, उनको कैसे एनरोल करना है ये सारी चीज़ें बताओ उनको। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन स्कीम्स के बारे में नॉलेज भी नहीं होती है। और दूसरी स्कीम है हमारी यहाँ पर पीएम जीवन ज्योति योजना। अब ये पीएम जीवन ज्योति योजना क्या है, ये भी 9 मई 2015 को ही कोलकाता से लॉन्च हुई थी। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस था। उसमें तो था कि डेथ होती है किसी मतलब एक्सीडेंटल रीजन की वजह से, बट इसमें था कि डेथ अगर किसी भी रीजन से हो, बीमारी से हो, एक्सीडेंट से हो, किसी भी रीजन से हो, इसमें आपको कवर मिलेगा। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 50 साल थी। क्योंकि अब देखो, ये माना जाता है कि 60 साल के बाद इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है कि वो किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से, किसी भी कारण से अगर उसकी डेथ होती है तो उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर इसलिए एज लिमिट भी कम रखी गई है सरकार के द्वारा।
और ये 18 से लेके 50 साल के बीच में यहाँ पर एलिजिबल है, अगर कोई बंदा इसमें इनरोल करना चाहता है तो इनरोल कर सकता है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यू रहेगी वो 55 साल तक रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। एनुअल प्रीमियम उसका सिर्फ 20 रुपये जाएगा और इसका 436 रुपये 1 साल का जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन इसमें डेथ एनी रीजन है इसलिए इसका प्रीमियम भी ज़्यादा है। और इंश्योरेंस इसका वही है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और ये किसने लॉन्च की है, तो ये LIC की हेल्प से स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लॉन्च 9 मई 2015 कोलकाता से हुई। प्रावधान यही है कि जीवन बीमा है आपका, किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से लेके 50 वर्ष तक है। वार्षिक जो प्रीमियम जाएगा 436 रुपये प्रति वर्ष जाएगा। ठीक है, और जो आपका बीमा होगा वो 2 लाख रुपए का है। लॉन्च किसने की है, LIC द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपकी अटल पेंशन योजना है वो लॉन्च हुई है आपकी 9 मई 2015 कोलकाता से। 3 स्कीम थी जो एक साथ कोलकाता 9 मई 2015 को लॉन्च हुई। ठीक है, ये जो स्कीम लॉन्च हुई अटल पेंशन योजना, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों के लिए हुई। अभी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित क्षेत्र के लिए। अब असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके स्ट्रीट वेंडर हो गए, जो मतलब कि सब्जी वगैरह फल वगैरह बेचते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, जनरल स्टोर वाले हो गए। ठीक है, ये उनके लिए पेंशन योजना लेके आई गई गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसमें जो मंथली पेंशन का प्रावधान था कि 60 साल के अगर हो जाते हो आप, तो आपको 1,000 से लेके 5,000 के बीच में मंथली पेंशन मिलेगी। अभी ये 1,000 से लेके 5,000 के बीच में मंथली पेंशन कैसे मिलेगी, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रीमियम भरोगे। ठीक है, मंथली प्रीमियम अभी क्या है कि आपको हर महीने आपका जो है मंथली प्रीमियम जाएगा, मंथली आपको पैसे भरना है। फिर 60 साल के अगर जब हो जाओगे तो जितना आपने मंथली प्रीमियम भरा होगा उसके हिसाब से ही आपको बाद में पेंशन मिलेगी हर महीने 60 साल के बाद। और ड्यू टू एनी रीजन अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 साल से पहले ही, तो जो भी आपने पैसा जमा किया है वो आपने जिसका नॉमिनी का नाम भरा है उसको यहाँ पर आपका पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 40 साल के बीच में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और ये जो लॉन्च की है स्कीम, ये करी थी PFRDA। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये डिफरेंट स्कीम सबके पेपर में पूछी गई हैं, लेकिन कुछ शुरू की 18-19 स्कीम ऐसी हैं जिसमें मैंने कोई नाम नहीं डाला है कि ये CGL में आया है या CHSL में आया है। ये सारा एनालिसिस ही अभी थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा आलस कर गया था कि ठीक है अभी नाम नहीं डालते। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबको है, ये सारे पेपर्स के एनालिसिस कोई 2024 में आया, कोई 2022 में आया, 23 में आया। लेकिन यहाँ पर 18-19 ऊपर की स्कीम जो है 18-19 से लाइड है उनमें नहीं डाला हुआ है, बाद बाकी का मैंने डाला भी हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इनके आगे CGL नहीं लिखा हुआ है तो, या CHSL नहीं लिखा, या MTS नहीं लिखा तो ये पेपर में पूछी नहीं गई हैं। ये सारी स्कीम किसी ना किसी पेपर में आ चुकी हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अटल पेंशन योजना समझ में आई। अटल पेंशन योजना क्या है कि पहले आपको, ये बेसिकली उनके लिए थी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, जनरल स्टोर है, मतलब कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। पहले मंथली ये पैसे देंगे गवर्नमेंट को। फिर 60 साल के जब ये हो जाएंगे तो फिर मंथली इनको पेंशन मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि ये जितना पैसा गवर्नमेंट को देंगे उतना ही देंगी, गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के कुछ ज़्यादा ही पैसा देगी। अगर गवर्नमेंट आपको ये स्कीम लेके आई है तो आपको ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, PM श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, इधर आप पूरा पढ़ सकते हो। अभी ये क्या था वो देख लेते हैं। ये 15 फरवरी 2019 को स्कीम लॉन्च की गई। और ये आपकी जो स्कीम थी ये ऐसी ही स्कीम थी जो अभी आप स्ट्रीट वेंडर वाली जो मैं अभी स्कीम बता रहा था आपको। देखो इसमें अभी ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, जनरल स्टोर हो गए। लेकिन इसमें एक अपर लिमिट लगा दी गई कि जो मंथली सैलरी होनी चाहिए, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, ऑटो ड्राइवर हो, उसकी 15,000 तक होनी चाहिए। 15,000 से ज़्यादा मंथली सैलरी उनकी नहीं होनी चाहिए। और जो उन्हें मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, वो 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और जो उन्हें मंथली प्रीमियम देना है 60 साल तक, वो 55 से लेके 200 रुपये, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी जल्दी इनरोल कर रहे हो। अगर आपकी एज कम है, जल्दी आप इनरोल कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मतलब आपकी जो प्रीमियम जाएगी कम जाएगी, और उतना ही जितना आप लेट इसमें इनरोल करोगे उतनी आपकी प्रीमियम ज़्यादा जाएगी, सिंपल सी बात है।
और इसमें जो एज लिमिट रखी गई वो 18 से 40 साल तक के लोग ही इसमें इनरोल कर सकते हैं। और 18 से 40 साल तक के लोग इनरोल कर सकते हैं। 60 साल तक आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलना शुरू होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है 60 साल से पहले ही, तो जो भी पैसा आपका होगा पेंशन का वो किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। ये ध्यान रखना। और ये स्कीम किसने लॉन्च की है? ये स्कीम यहाँ पर LIC के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सेम आपका यहाँ इधर आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में नोट्स बना रहे हो तो इधर देखकर बना सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारी स्कीम है यहाँ पर PM किसान मान धन योजना। जैसे देखो यहाँ पर ये तो हमारा श्रम योगी योजना था, श्रम योगी मान धन योजना था, तो ये तो स्ट्रीट वेंडर के लिए थी। और ये वाली जो हमारी स्कीम है ये हमारी किसान के लिए है। ठीक है, किसान भाइयों के लिए है। यहाँ पर ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 12 सितंबर 2019 रांची झारखंड से हुई थी। अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो इनको छोड़ सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 12 सितंबर भी छोड़ सकते हो, इतना पता होना चाहिए कि PM किसान मान धन योजना कब लॉन्च हुई है? 2019 में आपकी लॉन्च हुई है। और ये जो पेंशन स्कीम थी किसके लिए थी? किसानों के लिए थी, और उन किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जगह है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि किसानों को भी मंथली पेंशन मिलेगी। कितना? 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगी 60 साल के बाद, अगर कोई किसान इसमें एनरोल करता है तो। और इसमें किसान एनरोल कब कर सकता है? 18 से 40 साल, सेम वही एज क्राइटेरिया है। और जो आपका मंथली प्रीमियम जाएगा वही 55 से 200 जाएगा। अगर जैसे आप 18 साल की उम्र में ही कर लोगे इसमें, तो आपका जो मंथली प्रीमियम है वो 55 रुपये जाएगा। आप जितनी लेट जाओगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी एज 40 है तो आपको 200 रुपये पर मंथ प्रीमियम देना होगा। ठीक है, तो पहले आप गवर्नमेंट को दोगे, फिर बाद में गवर्नमेंट उस पर कुछ इंटरेस्ट देके आपको हर महीने पेंशन देगी। इस तरह से है। और ये जो PM किसान मान धन योजना है ये किसके द्वारा, किसकी सहायता से लॉन्च की गई? LIC के सहायता से इसको लॉन्च किया गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे है हमारा PM किसान सम्मान निधि योजना। अभी जो हमारी PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 गोरखपुर UP से इसको लॉन्च किया गया। और ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना है ये क्या है? बेसिकली फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च की गई। और इसमें क्या था, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये 6,000 रुपये जो मिलेंगे ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके 3 इंस्टॉलमेंट हर 4 महीने बाद आपकी एक एक इंस्टॉलमेंट आएगी। पहले 2,000 की आएगी, फिर 4 महीने बाद फिर 2,000 की आएगी, और फिर आपके 4 महीने बाद मतलब साल के एंड में 2,000 रुपये की फिर आएगी। कुछ इस तरह से आपकी इंस्टॉलमेंट आती हैं। कहने का मतलब है सरकार के द्वारा हर एक किसान को, जो मार्जिनल है छोटे किसान हैं, उनको 6,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं। ध्यान रखना, टोटल अमाउंट पूछे तो 6,000 है, और इंस्टॉलमेंट पूछे तो एक इंस्टॉलमेंट की में कितने पैसे आते हैं तो 2,000 आते हैं। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट आती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये पेपर में बहुत, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, आगे हमारी स्कीम है PM स्वनिधि योजना। अब ये जो PM स्वनिधि योजना है ये क्या है? सबसे पहले तो आपको लॉन्च पता होना चाहिए, 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई। अब ये किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और बेसिकली स्ट्रीट वेंडर को एक तरह से लोन देने के लिए है। और लोन ऐसा कि वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब आप ऐसे समझो कि काम के लिए, एक होता है कि काम स्टार्ट करने के लिए लोन, तो वो तो कैपिटल लोन हो गया। वर्किंग का मतलब तुम कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, और आप उस काम को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हो, या काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये कोविड के ड्यूरिंग लॉन्च हुई थी, तो इसलिए ध्यान रखना। गवर्नमेंट 10,000 रुपये तक गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते थे स्ट्रीट वेंडर। और इसमें जो टेन्योर था 1 साल तक आप रख सकते हो। और इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोन मिलेगा विदाउट एनी गारंटी मिलेगा। मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है सरकार के पास। और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, जो सरकार आपसे ब्याज लेगी, वो 7% लेगी 1 साल का। तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम है। अगर आप नॉर्मली किसी व्यक्ति से, कोई जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं स्ट्रीट वेंडर होते हैं, वो क्या होते हैं गांव में सेठ और इससे तरह के लोग होते हैं, उनसे जाके पैसे लेते हैं। और वो बहुत ब्याज लेते हैं, मतलब 3% 2% पर मंथ, मतलब 3% पर एनम। अगर कोई इंसान आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा
तो आप मान सकते हो कि 12 महीना का 36% पर एनम आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। वहीं पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ठीक है, आपको अगर कोविड की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, आपको काम दोबारा से स्टार्ट करना है, तो आप हमसे लोन ले लो, 7% दे देना। तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए लॉन्च की गई थी। और इसमें जो स्ट्रीट वेंडर है मैक्सिमम 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। और आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे जाके गारंटी नहीं रखना, मतलब विदाउट कोलेट्रल आपको विदाउट कोलेट्रल क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। ठीक है, एक तरह से कर्जा मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पीएम मुद्रा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना में सबसे पहले तो ध्यान रखना कब लॉन्च हुई, तो ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई। आपको मुद्रा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अक्सर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि मुद्रा में एम का मतलब बता दो, मुद्रा में डी का मतलब बता दो, या मुद्रा की फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, इस तरह से। तो मुद्रा में अगर एम का मतलब पूछे तो माइक्रो है, ठीक है, और डी का मतलब पूछे तो डेवलपमेंट है। तो पूरा अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें क्या था कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा था, जो छोटे आपके एमएसएमईज वगैरह हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। यहाँ पर 50,000 से 10 लाख, अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा योजना के तहत कितने से लेके कितने तक का लोन आपको दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये है 50,000 से लेके 10 लाख। अब इसमें 3 कैटेगरी बनाई थी। ठीक है, जो एक थी शिशु कैटेगरी, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए शिशु कैटेगरी में रखे गए। अप टू 50,000 रुपये तक ब्याज ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है, मतलब जैसे अगर आप किसी से पैसे लेने गए, उसने बोला कि आप अपना गोल्ड रख दो, अपने खेत के कागज़ रख दो, अपने घर के कागज़ रख दो और लोन ले जाओ, तो वो होता है कोलेट्रल। तो बिना किसी कोलेट्रल के, बिना कुछ गिरवी रखे 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल रहा था। जिसमें कि शिशु कैटेगरी की पूछे तो अप टू 50,000 तक आपका लोन मिल रहा था। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, और अगर तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, तो एमएसएमई के द्वारा लॉन्च की गई है। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं पीएम उज्ज्वला योजना। ये 2021 में लॉन्च की गई यूपी से। बेसिकली इसका पर्पज क्या था, आपने देखा होगा कि गांव में लोगों को फ्री में गैस और सिलेंडर का कनेक्शन मिला और सिलेंडर भी दिया गया। तो बेसिकली जो एलपीजी है वो अवेलेबल कराई गई रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड में, ज़्यादातर मतलब जो गांव, जो आपका रूरल एरिया है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब कि लोग अच्छे से खाना बनाएं, और मतलब जो आपका चूल्हा वगैरह होता है उस पर खाना ना बनाएं, क्योंकि उसका जो धुआं वगैरह होता है वो नुकसान करता है हेल्थ के लिए। तो क्लीन एनर्जी के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एलपीजी का यहाँ पर सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत एक सिलेंडर और एक गैस बांटी गई थी। तो काफ़ी लोगों ने मतलब इसका लाभ उठाया। तो पीएम उज्ज्वला योजना ध्यान रखना 2021 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और क्या पर्पज है वो भी ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। तो देखो, ये जो स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 25 जून 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या था, 100 शहर चुने गए थे और उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मतलब एकदम वीआईपी बनाने की बात की गई थी। अभी जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़, उस वो भी स्मार्ट सिटी में ही आया, लेकिन अभी वो वर्ल्ड क्लास लेवल तो उसमें मुझे नहीं लगता कि फैसिलिटी अभी उन्होंने कराई है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली है कि अगर वो वर्ल्ड क्लास में आ रहा है, मतलब अगर वो इन 100 शहरों में अगर आपका शहर आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर काम तो हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक है अमृत योजना। ठीक है, अमृत की फुल फॉर्म याद रखना, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉन्च हुई 25 जून 2015 को। ठीक है, और आपके इसमें 50 शहरों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की। अमृत और जो आपकी अभी हमने पीछे पड़ी, जो आपकी जो ये 100 शहरों को अच्छा बनाने की जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ये दोनों एक ही दिन लॉन्च की गई थी। इसमें 100 शहरों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात हुई थी। और यहाँ पर आपके 50 ऐसे शहर चुने जाएंगे जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब जो बेसिक ढांचा होता है उसको सही किया जाएगा। ठीक है, और ये थी आपके गांव, मतलब
शहर के लिए, जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना, तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई। इसमें क्या है, इसके तहत आप अगर अपनी बेटी का, अगर आपकी बेटी होती है तो आप अपनी बेटी का, गर्ल चाइल्ड्स का बेसिकली आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसमें जो अकाउंट खुलवाने की एज है वो जन्म से लेकर 10 साल तक है। और इसमें मैक्सिमम एक परिवार से, मतलब एक पेरेंट्स 2 गर्ल्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं इस स्कीम के तहत। और इसमें आप मिनिमम 250 रुपये एक साल में जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा कर सकते हैं। और इस पर इंटरेस्ट कुछ 7 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, 7.3% है, मे बी वो पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में, वो मिलेगा। तो बेसिकली ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अलग मतलब नॉर्मल देखा जाए तो। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली पेरेंट्स का ये फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स का जो भी, जो अगर वो 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं अपनी बेटी के अकाउंट में, तो इस स्कीम के तहत तो उनका जो ये 1.5 लाख रुपए है ये टैक्स फ्री होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक होता है टैक्स, देखो अगर जब टैक्स 2 तरह से बचाया जाता है, एक तो होता है गलत तरह से टैक्स बचाना, एक होता है सही तरीके भी बहुत सारे होते हैं टैक्स बचाने के, ठीक है। तो वो बात बाकी जब आपकी उतनी इनकम होगी तो जब देखेंगे कि जब बताएंगे कि कैसे टैक्स को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी तो पढ़ लेते हैं, पहले उतना कमा लेते हैं कि टैक्स बचाने की बातें करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया। अभी अगर इसका न्यू नाम देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बदलाव है, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इसका नाम बदल दिया, पहले था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो, स्पेशली ये याद रखो कि ये कब लॉन्च हुई थी। आगे देख लेते हैं। आगे है पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना आपकी जो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। और ये जो पीएम जन धन योजना है इसमें क्या था, जीरो बैलेंस अकाउंट था। और आप सभी को ध्यान होगा कि जो 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो इन्हीं अकाउंट्स में बात हुई थी कि जिनके जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे और इस स्कीम के तहत जिसने खुलवाए होंगे उनको मोदी सरकार 15-15 लाख रुपए काला धन लाकर आपको जमा करेगी। अभी तक वो 15 लाख रुपए पता नहीं किसी के अकाउंट में आए हैं या नहीं, ठीक है। और इसमें अगर आप इस अकाउंट के तहत अपना अकाउंट खुलवाते हो इस स्कीम के तहत, तो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी था कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा आपके फैमिली को, ठीक है। और यहाँ पर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना कि एक दिन में 1.5 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट खुले। कभी वैसे पेपर में पूछेगा नहीं, जस्ट अपनी एक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लो, अगर कभी पूछ ले 0.1% तो ध्यान होना चाहिए आपको। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया। देखो स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च हुआ था आपका 16 जनवरी 2016 को यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और स्टार्टअप इंडिया में बेसिकली क्या था, टू कन्वर्ट इनोवेटिव आइडियाज इन द सक्सेसफुल बिजनेस। स्टार्टअप इंडिया के पीछे ये था सोच गवर्नमेंट की कि हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं। देखो आज के टाइम में कोई भी इंसान बिजनेस करने जाए, उसे थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही उसे टैक्स देना पड़ जाता है। तो मतलब जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे, इंसान सोच ही नहीं पा रहा है उतना। तो गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करने के लिए बोल दिया कि ठीक है तुम 3 साल तक बिजनेस करो, हमें कुछ टैक्स मत देना, ठीक है। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेके आई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में। और नेशनल स्टार्टअप डे अगर कभी पेपर में पूछ ले तो 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब है एक उड़ान स्कीम, कई बार पेपर में यहाँ से सवाल बने। सबसे पहले तो उड़ान स्कीम का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। 2017 में ये लॉन्च की गई। इसका पर्पज क्या था कि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, ठीक है, जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आपके एयरपोर्ट सेटअप किए जाएं और रीजनल कनेक्टिविटी मतलब बढ़ाई जाए, बेसिकली यही इसका उद्देश्य था, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं नरेगा स्कीम, ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा स्कीम कर दिया गया था, ठीक है।
ये लॉन्च हुई थी 2006 में, ध्यान रखना। और ये किस एक्ट के थ्रू लॉन्च हुई थी? तो 2005 एक्ट के थ्रू लॉन्च हुई थी। लॉन्च हुई 2 फरवरी 2006 को, ये ध्यान रखना। अगर एक्ट पूछे आपसे पेपर में तो 2005 एक्ट के तहत ये लॉन्च की गई थी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और अक्सर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें जो वर्क मिलता है, जो वर्क गारंटी है, वो कितने दिन का होता है? तो 100 दिन का सरकार के द्वारा आपको काम दिया जाएगा। ये रूरल एरियाज में बेसिकली लॉन्च की गई थी। तो ध्यान रखना, अगर गारंटी, वर्क गारंटी कितने दिन की दी जाती है, पेपर में कई बार सवाल बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 दिन की वर्क गारंटी मिलती है अंडर द मनरेगा स्कीम, ठीक है। और बेसिकली ये अनस्किल्ड वर्क के लिए है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि मनरेगा स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो बहुत सारे लोगों को काम दिया गया, और बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो लेबर क्लास थी उनके लिए थी, और रूरल एरियाज में ही थी सिर्फ ये। और इसमें 1/3 का फीमेल का होना कंपलसरी था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। आगे हम देख लेते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये लॉन्च की गई 23 सितंबर 2018। और आयुष्मान भारत के तहत क्या करा गया कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनको, उनके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाया गया, उनका आयुष्मान कार्ड बना। और इस आयुष्मान भारत स्कीम के तहत क्या है कि कोई भी जो इसमें आता है, जो जिसके पास कार्ड है, वो हॉस्पिटल में जाके, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, जो मैक्सिमम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी आयुष्मान वैलिड है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। 1 साल में 5 लाख तक का इलाज एक इंसान करा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्राइवेट की, एक तरह से प्राइवेट का जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, आयुष्मान भारत। उसके बाद पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना में बेसिकली क्या था कि आपका जो रोजगार है बेसिकली वही बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपका 9 अगस्त 2016 को ये लॉन्च की गई। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपकी ये स्कीम लॉन्च की गई। और आप देखो, मैंने बताया था ना कि कुछ शुरू की 18-19 स्कीम ऐसी हैं जिनके आगे मैंने नहीं लिखा, उसके आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जो आई हैं। ये आई तो सभी स्कीम ही है पेपर में, लेकिन कुछ शुरू की स्कीम में मैंने लिखे नहीं थे। मैंने कि ठीक है, अभी मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था और डिले हो रहा था, थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी रात हो चुकी है, अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आगे लिख दूँ CA CGL 2024 में, ये CHSL 2024 में, कंटेंट तो वही रहना है और आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा भाई। इसमें मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। अच्छा चलो, एक और बात बता देता हूँ। अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो, MTS 2025 की, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब डालते रहते हैं। साथ में MTS 2025 के लिए मैं डेली टारगेट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी जो ई श्रम पोर्टल है आपका, वो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। CGL 2024 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया। साथ में इसका जो पर्पस था वो था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं या जो लेबर क्लास है, उनके वेलफेयर के लिए ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगर आपसे कभी मिनिस्ट्री पूछ ले तो मिनिस्ट्री होगी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो, मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है कि हर उसमें रटनी है। ऐसे सोचा करो, अगर ये लेबर आ रहा है, वर्कर्स एंड लेबर्स, तो ऑब्वियसली बात है लेबर मिनिस्ट्री होगी। तो ऐसे दिमाग खुला रखा करो जब जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो चारों तरफ आपका IQ ऐसा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग, देखो जीके में तुक्का लगाने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जीके में उतने होशियार नहीं है, लेकिन जीके में उनके मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वो समझ पाते हैं कि हाँ यार ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, अच्छा ये कह रहा है तो इसके मतलब से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। और मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पानी पी लेता हूँ, फिर हम वापस से शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर PM विश्वकर्मा स्कीम।
अब देखो पीएम विश्वकर्मा ये स्कीम क्या थी, सबसे पहले तो ये समझो ये लॉन्च कब हुई। ये तो जल्दी ही लॉन्च हुई है, आपकी 17 सितंबर 2023 में लॉन्च हुई है। और ये बेसिकली क्या था, जो आपके छोटे मोटे कारीगर होते हैं, जैसे आर्टिसंस हो गए, ठीक है, आपका कारपेंट्री जो बढ़ई वगैरह होते हैं, गोल्ड स्मिथ हो गए, लोहार वगैरह हो गए, उनके लिए बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी, उनको लोन देने के लिए। और कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल फ्री, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। और लोन देने के लिए बेसिकली 3 लाख रुपए तक, तो बेसिकली उनको सहायता प्रदान करने का एक उद्देश्य से गवर्नमेंट ने लॉन्च की पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो पर्पज जो होता है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी स्कीम को पढ़ रहे हैं तो हमें यार उसका पर्पज पता होना चाहिए। तो और पेपर में भी पर्पज से सवाल पूछ लेता है कि ये किस स्कीम का पर्पज था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये पूरी डेट भी याद ना रखना चाहो तो इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान। अब यहाँ पर ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, सॉरी, ये लॉन्च किया गया था 2001 को। ठीक है, और बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया था, कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उसको और बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये किया था द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में, तो ये लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को। और ये आपका फेज 12 में भी सवाल बना और सीजीएल 2024 में भी सवाल बना। इसका जो पर्पज था, अब देखो पर्पज आप खुद समझ रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, भारत रोजगार तो बेसिकली क्या कर रहे होंगे, रोजगार दे रहे होंगे, जो जॉब्स हैं उनको बढ़ा रहे होंगे, उनको क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसका जो पर्पज था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का, टू क्रिएट जॉब्स, बूस्ट द इकोनॉमी एंड रीस्टोर लॉस्ट जॉब ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो जॉब चली गई उनको रीस्टोर करना, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो बेसिकली इस स्कीम का पर्पज यही था कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेन यही था कि जॉब को क्रिएट करना। ठीक है, और लॉन्च किया गया ईपीएफओ के थ्रू, मतलब ईपीएफओ की हेल्प से, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं हम पीएम ग्रामीण आबी पीएम ग्रामीण आवास योजना। अब ये जो यहाँ पर पीएम ग्रामीण आवास योजना है, इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, अब ये ग्रामीण आवास योजना क्या है, बेसिकली जो गांव में लोगों को घर वगैरह बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसा आता है, और गवर्नमेंट एक घर बना के देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब है, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनके लिए पीएम ग्रामीण। और बेसिकली ग्रामीण से ही समझ रहे होंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्कीम थी, बेसिकली रूरल एरियाज के लिए थी। ठीक है, तो बेसिकली किसके पर्पज क्या था, टू प्रोवाइड हाउसिंग एंड बेसिक अम्यूनिटीज़। तो बेसिक अम्यूनिटीज़ का मतलब यही है कि आपका जैसे किसी के यहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं है तो वो बनवाए हैं सरकार ने, या किसी पे घर नहीं है तो पूरा घर बना के दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम ऐसी भी होती हैं जिनका जिनको लाभ मिलना चाहिए वो तो नहीं ले पाते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करोगे, जिनको सच में घर की ज़रूरत है उनको घर नहीं मिल पाते हैं। और जो इतने कैपेबल हैं, जो अपने पैसों से घर बना सकते हैं, लेकिन वही है कि ये ग्राउंड लेवल पे भी आपका करप्शन तो हर जगह है। ठीक है, उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बस यही पढ़ते हैं। ये जो लॉन्च हुई है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। और देखो इसमें ये चीज़ याद रखना, ये सीजीएल में 2 बार बना है सवाल। देखो इसमें क्या है, अब जैसे जो पैसा दिया जाएगा घर बनाने के लिए, उसमें अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें, यूपी बिहार, ये जो आपके प्लेन एरियाज हैं इधर की बात करें, तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, खर्चा उठाएगी उसका, और 40% उसका आपका स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाएंगी वो 60/60 के रेशियो में उठाएंगी। वहीं पर जो आपका हिल एरिया होगा, जो आपका हिल एरिया का मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनकी बारे में बात करें तो 90% वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। और ये दोनों सवाल, आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों सवाल सीजीएल 2024 में अलग अलग शिफ्ट में बने हैं। एक बार प्लेन एरियाज का पूछ लिया तो 60-40 का रेशियो ध्यान रखना,
और 90-10 का आपका नॉर्दर्न स्टेट या हिली एरियाज का रेशियो है। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना। अभी बेसिकली ये योजना क्या है, कब लॉन्च की गई है वो देख लेते हैं। ये हमारी जो योजना है वो लॉन्च की गई यहाँ पर 29 मार्च 2016 को। इसका जो पर्पज था दीनदयाल अंत्योदय योजना का, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पुअर्स। ठीक है, अब बेसिकली पॉवर्टी को, गरीबी को थोड़ा कम करने के लिए इस स्कीम का लॉन्च किया गया। और बेसिकली इसमें जो गरीब हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की गई। तो इस स्कीम का मेन पर्पज यही था कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार प्रोवाइड करा सके, जिससे कि थोड़ी सी जो गरीबी है वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि हमें वो भारत नहीं बनाना है कि गरीब गरीब होता जाए और अमीर अमीर होता जाए। अभी सिनेरियो यही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अपनी इकोनॉमी और अपने भारत में बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। हमको थोड़ा सा तो इक्वलिटी लेके आनी है। देखो, बहुत सारी इक्वलिटी तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, कुछ तो हम गैप कम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि एक अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाए और एक गरीब है वो गरीब ही बनता चला जाए। तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास भी करती है, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो गरीबों तक पहुंच नहीं पाती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है इन सब चीज़ों की। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई पॉलिटिशियन काम करते हुए बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम है। देखो, ग्राउंड लेवल पर अगर बिल्कुल गाँव के क्षेत्र पे जाओगे तो एक प्रधान हो गया, वो कितने लोगों का काम करा रहा है। अब बहुत सारे प्रधान होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फिर उससे बड़े ऊपर पोस्ट होती है, उससे बड़ी पोस्ट होती है। एक एमएलए अपने एरिया में कितना काम करा रहा है, कितनी अवेयरनेस फैला रहा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन वही है कि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ कुछ 2, 4, 5% होंगे जो इलेक्शन जीतने के बाद इन सब चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं और सीरियल में मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, उन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया 2014 में ही, जब बीजेपी की सरकार बनी। और इसका पर्पज यही था, नमामि गंगे से समझ रहे हो कि भाई गंगा जी को साफ करना है, गंगा रिवर को साफ करना है, उसके इकोसिस्टम को कंजर्व करके रखना है, उसकी वाटर क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार सीजीएल 2024 में 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा मैन पिलर नहीं है नमामि गंगे का। तो वैसे तो 7-8 हैं नमामि गंगे के मैन पिलर्स, लेकिन कुछ याद रखना, जैसे कि सेवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, अफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ मैन पिलर्स हैं जो यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी हमने लिखे हुए हैं। सीब्रेज उपचार संरचना, नदी तट विकास, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, वनीकरण, जैव विविधता। ठीक है, आगे है मेक इन इंडिया। अब आपकी जो मेक इन इंडिया स्कीम थी, ये भी जब भी लॉन्च हुई, जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 में। ठीक है, और ये CHSL 2024 में इस बार सवाल भी बना। और बेसिकली इसका जो पर्पज़ था मेक इन इंडिया का, वो पर्पज़ क्या था, जो आपका बेसिकली जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी जो बिजनेस को और आसान बनाना था। अभी कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने छूट दी, तो वो सारी हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो कि बिजनेस को इजी और सिंपल तरह से आगे बढ़ा पाएँ, उसके लिए मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये किस मिनिस्ट्री ने की गई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका यही था कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा पाओ पूरे भारत के अंदर। यही इस स्कीम के द्वारा भारत सरकार का प्रयास है। ठीक है, और ध्यान रखना बस इतना ही है, 2015 याद रखो। और पर्पज़ थोड़ा सा देखो, डिजिटल इंडिया से समझ में आ रहा है तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। रटनी है तो आपको डेट रटनी है 2015। ठीक है, कि कब डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ, तो 2015 में आपका मिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन। जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है वो 2016 में लॉन्च हुआ। CGL 2024 में ये सवाल इस बार बना भी है। और यहाँ पर जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किस लिए है, बेसिकली टू प्रमोट इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, जो आपका इनोवेशंस है उसको प्रमोट करने के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब आप जो कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम का लॉन्च हुआ। और ये लॉन्च किसने किया, नीति आयोग ने किया। ठीक है,
आगे देख लेते हैं निपुण भारत। देखो पहली बात तो निपुण की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर देखो किसी की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पेपर में अक्सर सवाल बन जाता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अब आपको रीडिंग न्यूमरेसी समझ में आ रहा होगा कि कौन लॉन्च करेगा इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पूछा भी गया था कि निपुण भारत किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। कब लॉन्च हुआ, 5 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया। इसका पर्पज क्या था, टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया अचीव्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो बेसिकली क्या है कि इस स्कीम के तहत ये एक तरह से आप मान सकते हो कि ये प्रयास था भारत सरकार का कि एक जो बच्चा है जो थर्ड क्लास तक है, अगर थर्ड क्लास तक पहुँचते पहुँचते जब वो थर्ड क्लास को क्वालिफाई करे तो उसके इतना तो उसे ज्ञान होना चाहिए न्यूमरेसी वगैरह नंबर्स के बारे में, इन सब के बारे में उसे थोड़ा सा जो उसकी फाउंडेशनल लिटरेसी है वो अचीव कर ले थर्ड क्लास को पास करते करते। तो ये निपुण भारत स्कीम के तहत ये भारत सरकार का प्रयास था। उसके बाद है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। काफ़ी पुरानी स्कीम है, अभी भी पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में बेसिकली क्या था कि जो आपके बच्चे हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, हेल्थ इश्यूज कुछ और हैं, या ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है एक बच्चे के, ठीक है, उस पर ध्यान देना, उसको थोड़ा सुधारना, यही इस स्कीम का एक तरह से मेन मोटिव था। और ये लॉन्च हुई थी 1975 में। जो आपका एसएससी जेई पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन बना था। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये लॉन्च हुई थी 2008 में। बस इतना ही ध्यान रखना और आपको इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा तो स्वास्थ्य बीमा से ही आपको पता चल रहा है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस थी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी। किनके लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, और देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर अभी आपकी फैमिली में आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके माँ बाप अच्छा कमा रहे हैं, उनकी एक अच्छी जॉब है, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अपना अपने मदर फादर का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं और जब ऐसा कोई हेल्थ इशू होता है तो जो भी सेविंग्स होती हैं एक इंसान की वो सारी चली जाती हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है और आप अफोर्ड कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस, तो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का करा लो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बहुत सारी कंपनीज हैं उनसे करा सकते हो, लेकिन अभी अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वेट कर लो, जल्दी से जॉब ले लो, फिर अपना मदर फादर का कराओ। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। हमारे जो मदर फादर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, 90% हम उस जनरेशन से हैं जिनको ही पेरेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं है, इतनी समझ नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जब वैल्यू पता चलती है, जब एक कोई इंसान बीमार हो जाता है, उसकी बीमारी में 5 लाख रुपए लगते हैं, वो 5 लाख रुपए आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता, या आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने से पहले 1% भी नहीं सोचना होता कि मुझ पर पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको पता है आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा देगी। और अभी तो कैशलेस हो गया है सारा कुछ, आपको बिल्कुल पे नहीं करना, डायरेक्ट हॉस्पिटल वालों को वही पे करेंगे। मतलब 80% हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो अगर अगर आप किसी अच्छे कंपनी का लेते हो तो वो डायरेक्ट कैशलेस होता है, आपको कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप कुछ पे भी करते हो तो वो आपको रिफंड दे देता है इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का लो उसका पूरा जो टर्म एंड कंडीशन है अच्छे से पढ़ लेना। क्या कवर है उसमें, क्या कवर नहीं है, कौन सा रूम कवर है, क्या कवर है, कौन सी डिसीज़ कवर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं 2-3 साल हो जाते हैं इंश्योरेंस के, उसके बाद कवर होता है। तो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले लेना चाहिए। ठीक है, बस एक बड़े भाई की तरह छोटे भाई को एडवाइस दे रहा था। बाद बाकी का लेक्चर पे वापस आते हैं। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम एक लॉन्च की गई थी, ये आपकी 2008 में। और बेसिकली इसमें क्या था कि देखो आपको पता होगा कि टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटी जो आपके प्रोडक्ट आते हैं उन पर टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भारत ने अलग की कि ठीक है यहाँ से, ये गरीब कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो टैक्सेस हैं यहाँ इनके प्रोडक्ट्स पर मत लगाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अभी सीजीएल में देखो ये भी पूछा गया कि ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम कब लॉन्च हुई, तो 2008 में। और दूसरी शिफ्ट में एक सवाल ये आया था कि ड्यूटी फ्री टैरिफ जो प्रेफरेंस है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज को ड्यूटी फ्री एक्सेस है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे। तो जो अब
जैसे रुआंडा था, बुरुंडी था, म्यांमार था, तो ध्यान रखना कि ये सारी जो कंट्री हैं इनको ड्यूटी फ्री टैरिफ मिला हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जब पेपर होता है ना, आपका एग्जाम होता है, और अगर उस एग्जाम का एनालिसिस हो रहा है और आपको लगता है मतलब उस मतलब वैसे तो एसएससी एक नोटिस निकाल देता है कि एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन अगर एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस लीगल है, और लोग अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस स्कीम से सवाल आया है तो अब इस स्कीम को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना चाहिए। फिर आपको पता नहीं आपकी शिफ्ट में इस स्कीम से क्या पूछ ले। देखो पहले आपसे पहले सीजीएल में सवाल बना इसी बार 2024 में कि ये जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम है कब लॉन्च हुई, 2008 में। बाद में ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में पूछ लिया इसने। तो आपके कभी कभी, अब मैं इतनी एनालिसिस कर रहा हूँ या इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेरी आपको मैं बता देता हूँ कि हमेशा जो पेपर आता है कुछ नया नहीं आता, बस किसी चीज़ से सवाल आ रहा है तो तुम उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो। और सारा पेपर जो होता है वो पीवाईक्यू बेस्ड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई, और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस कोज्ड बाय नेचुरल क्लामिटी, जैसे कि सपोज बहुत ज़्यादा पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया या सूखा पड़ गया, तो उसके लिए एक तरह से किसानों की जो अ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उन्हें फाइनेंशियली ज़्यादा लॉस ना हो, तो गवर्नमेंट वो बीमा करा सकते हैं। अब बीमा में क्या, उन्हें किसानों को क्या देना पड़ेगा, अगर वो रबी क्रॉप दे रहे हैं, रबी क्रॉप का बीमा करा रहे हैं, तो जो उनका बीमा में जो उनकी फसल होगी उसका 1.5% देना पड़ेगा, खरीफ क्रॉप में 2% देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेनो में दोनों सवाल आए हैं। कमर्शियल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% देना पड़ेगा। ये है एक तरह से प्रीमियम बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो जो फसल का जो भी उसका प्रोडक्शन होता वो आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भारत निर्माण प्रोग्राम। जो आपका भारत निर्माण प्रोग्राम है 2005 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस था जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी है एक जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बस इतना ही ध्यान रखना। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वरोजगार से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्या है। इसका पर्पस था टू हेल्प पुअर रूरल फैमिलीज इन इंडिया टू राइज अबव द पॉवर्टी। बेसिकली उन्हें रोजगार देना। ठीक है, रोजगार से बस यही होता है कि रोजगार देना, और अगर रोजगार देंगे कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो कहाँ आएगा, पॉवर्टी से ऊपर उठेगा अगर उसे रोजगार मिलेगा, पैसा अच्छा कमाएगा तो ऑब्वियसली बात है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी, 1999 में लॉन्च हुई थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है एक MPLADS स्कीम। तो सबसे पहले तो MPLADS की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 1993 में लॉन्च हुई। ठीक है, CHSL 2024 में इस बार सवाल भी बना है, ध्यान रखना। उसके बाद है आपकी स्कीम PM विकास स्कीम। जो आपकी PM विकास स्कीम है 16 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुई थी। अगर विकास की फुल फॉर्म पूछ ले PM विकास की, तो द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसका जो पर्पस था स्कीम का, टू प्रोवाइड एजुकेशन सपोर्ट फॉर स्कूल ड्रॉप आउट। जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं उनको उनको एजुकेशन में हेल्प करना, ये PM विकास स्कीम का उद्देश्य था। अगर कभी आपसे लॉन्च किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये मिनिस्ट्री आपसे फेज 12 सब मतलब पेपर में भी पूछी गई। और लॉन्च कब हुई, ठीक है, PM विकास ध्यान रखना 2015 में लॉन्च हुई। उसके बाद है आपकी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये आपकी नवंबर 2015 में लॉन्च हुई। ठीक है, इसका पर्पस था टू इंश्योर अ रिलायबल एंड सस्टेनेबल पावर सप्लाई ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी रिलायबल सस्टेनेबल पावर सप्लाई के लिए भारत की मतलब जो पावर सप्लाई है वो रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए क्या। लेकिन अगर आप पर्पज भी याद नहीं रखोगे, डायरेक्ट लॉन्च याद रख लो। ठीक है, उसके बाद है आपकी यहाँ पर PM प्रणाम स्कीम। जो आपकी PM प्रणाम स्कीम थी लॉन्च हुई थी 28 जून 2023 को। इसका जो पर्पस था टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मतलब बेसिकली अभी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, तो PM प्रणाम जो स्कीम है
इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज हो, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करोगे तो फसल उतनी अच्छी होती नहीं है। और किसी भी इंसान को अगर कोई मेहनत कर रहा है तो इनडायरेक्टली पैसा चाहिए होता है, और अगर इंसान को दिख रहा है कि इससे पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो दूसरों की परवाह नहीं करता है, चाहे कोई भी हो, है ना, हम ऐसे किसी को दोष नहीं दे सकते। उसके बाद अगर हम लॉन्च की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने लॉन्च किया, और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आपका आता है। आगे देख लेते हैं, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो आपका पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है 2008 में लॉन्च हुआ। तो जनरेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाएगा रूरल और अर्बन एरियाज में, ये ध्यान रखना। आगे है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो यहाँ तो रूरल आ रहा है, तो बेसिकली जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट की जाएंगे? रूरल एरियाज में। कब लॉन्च हुई है? 1995 में। और जो अभी हमने इधर पढ़ी स्कीम, पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये 2008 में। ये जो आपकी स्कीम थी, इसी को अपडेट करके इसका नाम बदल के ये नाम रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति। यहाँ पर ये लॉन्च हुई 2014 में, और इसका जो पर्पस था, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एम्पावरिंग यंग पीपल्स, ठीक है, युवा लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक तरह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं, पीएम दक्ष स्कीम, ठीक है, मे बी ये हमारी लास्ट स्कीम है, ठीक है। पीएम दक्ष स्कीम हमारी आज के लेक्चर की लास्ट स्कीम है। ये लॉन्च हुई थी 2020-21 में, ध्यान रखना। पर्पस था टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, उनको बेसिकली स्किल ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस लेक्चर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीडबैक शेयर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। और बाद बाकी का आप इस लेक्चर के नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, हिंदी में अलग प्रोवाइड करा रहे हैं हम, इंग्लिश में अलग प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए हमने एक नोट्स का पीडीएफ ग्रुप बनाया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस है 199। उसमें स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की हिंदी में हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अलग मिल जाएगी, इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अलग मिल जाएगी। और स्टैटिक जीके ही नहीं, अभी तो हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा तो हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना। आपको ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी सभी लेक्चर्स की पीडीएफ, इकोनॉमिक्स के सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, साइंस के सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश रूल्स की क्लासेस जो मैं आपको कराऊंगा उसके क्लासेस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कहने का मतलब है 2025 में मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, 2025 में मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, साइंस पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स कराने वाला हूँ। सभी की आपको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स की, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर दो कि मुझे ग्रुप में ऐड होना है, और आपको एक क्यूआर सेंड किया जाएगा, उस पर आप पे आउट करो, उसका ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट भेजो, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।